हमने बचपन से सुना है कि सात्विक अन्न होगा तो सात्विक मन होगा और हमारे परिवारों में हमारे मील का हिस्सा जो है गेहूँ रहा है। गेहूँ से बनी रोटी खाने के बाद में आनंद आ जाता है और माँ के हाथ की बनी रोटी खाने का तो फिर आनंद ही क्या है। दुनिया में आप किसी से पूछो कि आपकी फ़ेवरेट डिश क्या है तो काफ़ी लोग कहेंगे माँ के हाथ का बना खाना। लेकिन इस दुनिया में काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो गेहूँ से जो है परेशान हैं, गेहूँ की वजह से उन्हें एलर्जी होती है और वो गेहूँ को जो है खा नहीं पाते हैं। आटे से बनी जो रोटी है गेहूँ की वो खा नहीं पाते हैं। ऐसे बीमार लोगों का ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं और ये दुर्लभ बीमारी जिसका नाम है सीलिएक डिजीज़। आरजे कार्तिक के कप विद कार्तिक में आज हम स्वागत करेंगे डॉक्टर डीएल गंगवाल साहब का। गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च सेंटर के आप ओनर हैं। 10 से ज़्यादा आपके ट्रीटमेंट सेंटर हैं देश में, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, मुंबई, इंदौर अलग-अलग शहरों में। डॉक्टर डीएल गंगवाल साहब आपको धन्यवाद दूँगा पहले तो उन पेशेंट्स की ओर से जिनकी सीलिएक डिजीज़ को आपने ठीक किया है। धन्यवाद। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको आपने मुझे शो में इनवाइट किया, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा आपको कि शुरुआत से मेरी इच्छा थी कि ऐसी बीमारी पे काम करना है, जो अनकॉमन हो। जैसे कि उल्टी, दस्त, पेट दर्द, ये तो बहुत कॉमन परेशानियाँ थी। तो मुझे ये था कि ऐसी बीमारी पे काम करना है, जो दुर्लभ हो और जिसका ट्रीटमेंट कहीं भी, किसी भी पैथी में पॉसिबल नहीं हो। हुँ, तो ऐसे ही शुरुआत की प्रैक्टिस में मेरे पास ऐसी ही बीमारी आई, एक पेशेंट आया जिसको कि गेहूँ से एलर्जी थी। हुँ, उनके पेरेंट्स ने बताया कि सर जैसे ही बच्चा गेहूँ खाता है, इसको उल्टी, दस्त, पेट दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाता है। हुँ, तो मैंने एक जनरली एक फूड एलर्जी के हिसाब से मैंने उनको मेडिसिन दी और वो काफ़ी अच्छा काम किया मेडिसिन ने और हुँ, वो बच्चा अच्छे से गेहूँ खाने लगा। हुँ, फिर उसी पेशेंट के माध्यम से मेरे पास काफ़ी पेशेंट आने लगे। हुँ, वो अपनी व्यथा बताने लगे कि सर हम तो बहुत परेशान हैं। जैसे हमको पता लगा कि हुँ। हमारा बच्चा गेहूँ से गेहूँ गेहूँ से जिससे एलर्जी एलर्जी है। नामक बीमारी से पीड़ित है, हुँ, तो हम पूरा परिवार ही शोक में डूबा हुआ है, फिर क्या तो करें? कि बच्चा क्या खाए? हुँ, तो हमने काफ़ी सर्च किया, काफ़ी हुँ, यूट्यूब पे हुँ, गूगल भी काफ़ी किया, काफ़ी सर्च किया कि इस बीमारी का कहीं पे इलाज मिल जाए, लेकिन हुँ, कहीं पे इलाज नहीं मिला और कहीं से पता लगा कि आप जो है इस बीमारी का इलाज करते हैं। तो हम आपके पास आए तो सर बच्चे का ट्रीटमेंट कीजिए। यही कहते-कहते कई पेरेंट्स तो जो है रोने लग जाते हैं कि सर अब बत क्या हो सकता है बच्चे का? हुँ, तो अगर ऐसे पेशेंट का अगर हम ट्रीटमेंट करें तो काफ़ी अच्छा लगता है हमको और वो हुँ, गेहूँ खाने लगते हैं, हुँ, धन्यवाद देते हैं। जब हुँ, फर्स्ट टाइम हम उनको बोलते हैं कि 3 महीने बाद में जो है आपके बच्चे का गेहूँ स्टार्ट होने वाला होता है, हुँ, तो बच्चा जो है कुछ गिफ्ट लेके आता है साथ क्या में। बात है! कि सर आज काफ़ी टाइम हो गया हुँ, मतलब जब स्टार्टिंग मुझे तो पता भी नहीं कि मैंने कब गेहूँ स्टार्ट किया था, कब खाया था मैंने और आज जो है आपके माध्यम से मैं गेहूँ खाने जा रहा हूँ मैं, हुँ, तो आपका सर बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या बात है! हाँ। ये एक अद्भुत बात है कि गेहूँ खाने के लिए जो है धन्यवाद बोला जा रहा है क्योंकि इससे जो है काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है। हाँ। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग ऐसे भी कहते हुए सुनाई देते हैं कि मुझे तो रोटी नहीं खानी, मुझे तो भाती नहीं है रोटी। तो क्या ये भी कोई बीमारी का सिम्पटम है? नहीं, ये तो मिथ्य है, ऐसा नहीं, ये तो अपनी-अपनी चॉइस होती है हुँ, कि किसी को ये रहता है कि मुझे ऐसा फूड लेना है जो मैं जल्दी से सटकने में आ जाए। हुँ, एक्चुअली गेहूँ जो है कॉम्प्लेक्स फूड है, हुँ, इसमें क्या है अपने आप में क्या है इसमें लचीलापन होता है, लोच होता है जिसे बाइंडिंग बोलते हैं। हुँ, इसमें गेहूँ में एक ग्लूटेन नाम का पदार्थ पाया जाता है जिसकी प्रॉपर्टी होती है बाइंडिंग। हुँ। तो लोगों को लगता है कि ऐसा फूड ले जो खाने में जल्दी सटकने में आ जाए, तो लोग ग्लूटेन फ्री डाइट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, फाइबर्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि गेहूँ से एलर्जी जो होती है, होम्योपैथी के ट्रीटमेंट के बाद क्या वापस आ सकती है? एलर्जी की बीमारी वापस आ सकती है सीलिएक डिज़ीज़? देखिए, इसमें क्या है कि जैसे हमारे पास जो पहले पेशेंट आते थे, तो छोटे बच्चे आते थे, जिसमें कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता है कि मतलब कि स्टार्टिंग से हो रहा है वो। हुँ, हुँ, लेकिन आजकल जो पेशेंट आ रहे हैं कि 40, 30, 50 की एज में पेशेंट आ रहे हैं, हुँ, उनका रीज़न जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होता, हुँ, उनका जो रीज़न जो होता है कि डाइट को लेके होता है कि हुँ, हुँ, जैसे कि ग्लूटेन जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स फूड होता है। हुँ, अगर आपकी डाइट में अगर ग्लूटेन आपकी आटे की फ़ॉर्म में है, तो हुँ, वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगा। हुँ, लेकिन यही जो है अगर ये फ़ॉर्म आपकी जो है मैदा के रूप में है, तो हुँ, मैदा जैसे आपने आज से अगर 20-25 साल पहले की बात करें तो जैसे कि मैं छोटा था तो जैसे पतंग को चिपकाने के लिए पहले क्या है ग्लूटेन को थोड़ा-सा पानी में घोल के वो चिपकाते थे वो। हुँ, 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 तो वो पार्ट चिपक जाता था वो। हुँ, हुँ। तो इसकी आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ग्लूटेन की पावर क्या बाइंडिंग है? प्रॉपर्टी कितनी ज़्यादा है वो। हुँ, तो हुँ, वो आपके इंटेस्टाइन पे जाके जिसे हुँ, आप कंज़्यूम करते हो मैदा, हुँ, हुँ, आज आप देखोगे कि लोग घर पे फूड नहीं खा के बाहर का ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। हुँ, जैसे कि पिज़्ज़ा,
बर्गर, हुँ, पास्ता इस तरह का फूड ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं। तो बॉडी की लिमिट होती है, लेकिन अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो कहीं न कहीं जो जाके वहाँ पे एक लेयर बना लेगी वो। और वो जो लेयर जो है बिल्कुल वो आपकी जो इंटेस्टाइन में, जैसे मैंने अभी बात करी थी कि इंटेस्टाइन आपकी ब्लंट हो जाती है, हुँ, एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती। तो हुँ, वहाँ पे वही सीन क्रिएट होने लगता है। हुँ, तो उसमें जो है, जैसे कि अगर आपकी जैसे आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, आपकी बीमारी ठीक हो गई है, हुँ, आपकी ग्लूटेन एलर्जी ठीक हो गई है, हुँ, लेकिन आप आगे जाके अगर आप यही मैदा वापस से कंज़्यूम करोगे, हुँ, तो कहीं न कहीं जाके ये बीमारी वापस से रिकर हो सकती है। हुँ। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस बीमारी के बारे में आपने बात की और जिसके बारे में आपने बताया कि लोग आके आपको धन्यवाद देने लगते हैं कि अब हुँ, फिर से हमारा गेहूँ जो है शुरू होने जा रहा है। हुँ, मैंने भी जब इसके बारे में पढ़ा और जाना तो मेरे लिए भी थोड़ा शॉकिंग था हुँ, कि इस तरीके की भी बीमारी और इस तरीके से जो लोग जो हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। हम तो बड़े खुश हैं, खुशनसीब हैं कि हमें जो है गेहूँ खाने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे परिवार ये गेहूँ से एलर्जी जो है होती क्या है ये? गेहूँ से एलर्जी जिसे कि सीलिएक डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। हुँ, इसमें कि गेहूँ में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे ग्लूटेन के नाम से जाना जाता है। हुँ, तो जैसे ही अपनी डाइट में ग्लूटेन कंज़्यूम किया जाता है, तो वो ग्लूटेन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल लेयर है, उसको हुँ, वो डैमेज करना स्टार्ट कर देता है वो। हुँ, हुँ, तो वो जो पार्ट जो डैमेज होता है, उसकी प्रॉपर्टी रहती है एब्ज़ॉर्प्शन। हुँ, वो पार्ट जो आपका आयरन, विटामिन, कैल्शियम इस हुँ, तरह के जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्ज़ॉर्ब करता है वो। हुँ, तो वो एब्ज़ॉर्ब हो नहीं पाते और उसपे इंटेस्टाइन में डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। हुँ, और इन इन चीज़ों की लैकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आयरन, विटामिन, कैल्शियम ये आपकी रिपोर्ट्स में कम आने लगते हैं। हुँ, आयरन कम होने से आपके जो है एनीमिया की शिकायत होने लगती है आपको, आपकी बोन्स में पेन होने लगता है हुँ, और आगे जाके ये सिम्पटम्स जो है आपके पेट दर्द, उल्टी, दस्त इस तरह के सिम्पटम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। हुँ, किसी-किसी को तो जो बीमारी का पता ही ऐसा लगता है हुँ, कि जो है किसी को जैसे उल्टी दस्त हो गए, हुँ, तो फिजिशियन के पास जाते हैं, पता करते हैं कि ये उल्टी दस्त क्यों हुआ ये? हुँ, तो पहले भी उल्टे दस्त होते थे, लेकिन लेबोरेटरी साइंस इतनी एडवांस नहीं थी कि इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कराई जाए। लेकिन आज आज जो है साइंस काफ़ी एडवांस है, तो अगर हल्की-सी भी कोई परेशानी होती है तो एक जाँच से पता कर सकते हैं। तो जैसे ही उल्टे दस्त होते हैं तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एक बार आप एंडोस्कोपी बायोप्सी कराइए आप। तो वहाँ से कहीं से ऐसा पता लगता है कि आपके इंटेस्टाइन में डैमेज है। उसमें कुछ इस तरह के पैटर्न बन जाते हैं जिससे कि पता लगता है कि ये सीलिएक डिज़ीज़ हो सकती है इनको। हुँ, इसमें के 3 पैटर्न बनते हैं, इसमें एक तो इंटेस्टाइन में एट्रोफी होने लगती है, हुँ, माइल्ड, मॉडरेट और कंप्लीट एट्रोफी। तो इस तरह के पैटर्न बनने लगते हैं, तो फिजिशियन को लगता है कि ये पैटर्न सीलिएक की तरफ जा रहा है, सीलिएक डिज़ीज़ की तरफ जा रहा है। तो उसमें एक ब्लड रिपोर्ट होती है, टीटीजी, तो वो ब्लड रिपोर्ट करा के इसको कन्फर्म किया जाता है इसमें। हुँ, हुँ। एक चीज़ अभी मैं ये सिम्पटम्स ही पूछना चाह रहा था, वो तो आपने बताया कि क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं। लेकिन जो इस तरीके की बीमारी के जो पेशेंट्स हैं, सीलिएक डिज़ीज़ के, गेहूँ से एलर्जी है जिनको, जब वो आपके पास आते हैं तो किस उम्मीद से आते हैं कि रिपोर्ट नेगेटिव आ जाए, कभी-कभी अलाउ कर दें सर हमें ग्लूटेन के लिए? ये सबका अपना-अपना टेस्ट होता है, जैसे कि सीलिएक डिज़ीज़ में जो है हुँ, इसमें सिम्प्टोमेटिक भी होती है, एसिम्प्टोमेटिक भी होती है। जैसे कि कुछ पेशेंट आते हैं, उनके सिम्पटम्स नहीं होते, हुँ, बस उनका जो आयरन बढ़ नहीं रहा होता है, उनका आयरन हुँ, आयरन बढ़ नहीं रहा होता है, उनका जो हीमोग्लोबिन बढ़ नहीं रहा होता है। हुँ, हीमोग्लोबिन जैसे रिपोर्ट कराते हैं, तो उनका 6 टू 7 के आस-पास रहता है, तो उनको लगता है कि रिपोर्ट ठीक होनी चाहिए। तो हुँ, वो इस उम्मीद से आते हैं कि सर कोई बात नहीं, हम ग्लूटेन कंज़्यूम नहीं करेंगे, लेकिन ये जो हीमोग्लोबिन जो कम है, वो हमारा बढ़ जाए। हुँ, किसी को कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन क्या है कि सीलिक की वज़ह से जो है हमें कॉन्स्टिपेशन है हुँ, और जो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो उनके उल्टी, दस्त, पेट दर्द रहते हैं। छोटे बच्चे आते हैं जिनकी एज 15-16 होती है और वो ऐसे लगते हैं कि वो 5-6 साल के बच्चे हैं वो। तो उनका ये रहता है कि सर कोई बात नहीं, हम जो है ग्लूटेन छोड़ने के लिए तैयार हैं, हुँ, लेकिन हमारे बच्चे की हाइट तो बढ़े। हुँ, हाइट तो बढ़े बच्चे की, कभी-कभार जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं या पार्टी में जाते हैं, बर्थडे पार्टी होती है, तो हुँ, कम से कम हमको ऐसा मौका तो मिले कि जो हमारे बच्चे का बर्थडे हो, तो उस टाइम पे वो थोड़ा-सा कंज़्यूम कर सकें। या जैसे हम वेडिंग में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, तो वहाँ अगर इस तरह का एडजस्टमेंट नहीं मिलता है कि वहाँ पे ग्लूटेन नहीं हो, गेहूँ नहीं हो, तो फिर जो है हमको दिक्कत आ जाती है वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत अगर कंज़प्शन हो जाता है, तो इतना चलता है, ये भी ठीक है। लेकिन काफ़ी पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि नहीं सर, इसमें सिम्पटम्स ही नहीं, हमारी रिपोर्ट्स भी ठीक आनी चाहिए हमारी। हुँ, इसमें टीटीजी, आईजी लेवल होता है, वो हमारा नॉर्मल भी आना चाहिए, जो कि लेस देन 20 रहता है। वो सभी लेबोरेटरी अलग-अलग अपना बताते हैं, लेकिन फिर भी अगर इसमें जो है एक फिक्स अपन लोग कर सकते हैं, तो इसमें 20 रहता है, लेस देन 20। तो सबका ये रहता है कि सर हमारी रिपोर्ट बढ़ी हुई है, 800 है।
हमने जो है ग्लूटेन जैसे हम कंज़्यूम करना स्टार्ट करते हैं, तो वो 0 से डायरेक्टली वो 800 पे चली जाती है वो। तो हुँ, सर हमको डर लगता है कि अगर वैल्यू 800 पे चली गई है, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं बॉडी में डैमेज होना स्टार्ट हो रहा है। तो हमको ये डर है। तो सबका पेशेंट का अलग-अलग रहता है अलग-अलग इसमें। रहता है। हाँ लेकिन जी। जो लोग अभी ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, उनके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्योंकि आप होम्योपैथी गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च सेंटर चलाते हैं, होम्योपैथी के ज़रिए जो है आप ठीक कर रहे हैं। तो सवाल ये बनता है कि क्या ये होम्योपैथी जो पद्धति है, इसके ज़रिए गेहूँ से एलर्जी जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है? किस तरीके से इलाज होता है इसमें? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको। होम्योपैथी जो मेडिसिन्स होती है, इनमें किसी भी तरह का आयरन, कैल्शियम, विटामिन या फोलिक एसिड नहीं होता है, जिसकी इस बीमारी में लैकिंग होती है, कमी होती है। तो इन मेडिसिन में इस तरह की नहीं होती। ये जो है इंटेस्टाइन में, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा मैं, कि सीलिएक डिज़ीज़ में जो है, जैसे ग्लूटेन जो है बॉडी में न्यूट्रिशन देता है। हुँ, लेकिन वही न्यूट्रिशन आपको बॉडी में पॉइज़न की तरह बिहेव करने लगता है वो। हुँ, इसको थोड़ा इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अपनी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स होते हैं, जो आपकी सुरक्षा करते हैं वो। लेकिन वही गार्ड किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वज़ह से वो आप ही पे गोली चला दे, आप ही को मार दे वो। तो ग्लूटेन भी इसी तरह से बिहेव करता है वो। हुँ, ग्लूटेन को काम है आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन देना, हुँ, लेकिन वही जो है आपकी बॉडी में पॉइज़न की तरह बिहेव करने लग जाता है वो। राइट। तो इसमें इस तरह से होता है कि जैसे ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अपने इम्यून सिस्टम की वजह से होती है ये। हुँ, तो अपना इम्यून सिस्टम जो है बिल्कुल इसके विपरीत काम करने लगता है वो। हुँ, तो हुँ, मेडिसिन एक्चुअली यही काम करती है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है इन चीज़ों को वो ठीक करे वो। हुँ, हुँ, जैसे ग्लूटेन बॉडी में आए तो वो इस तरह से है कि वो न्यूट्रिशन की तरह बिहेव करे, वो पॉइज़न की तरह बिहेव नहीं करे वो। राइट। साथ में जो है इंटेस्टाइन में जो डैमेज होता है, हुँ, उस डैमेज को भी जो है मेडिसिन धीरे-धीरे रिकवर करने की कोशिश करती है वो। अब ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें 3 कैटेगरी होती है इसमें। एक तो इंटेस्टाइन में एट्रोफी होती है। एट्रोफी का मतलब ये होता है कि आपकी इंटेस्टाइन एकदम ब्लंट हो जाती है। ब्लंट का मतलब ये है कि उस पार्ट को जो है न्यूट्रिशन से कुछ मतलब नहीं है। उसकी प्रॉपर्टी उस पार्ट की प्रॉपर्टी ये होती है कि आपकी जो बॉडी में जो भी न्यूट्रिशन आता है उसको एब्ज़ॉर्ब करने की। हुँ, लेकिन वो पार्ट ब्लंट हो जाता है। ब्लंट का मतलब ये है कि उसमें जो भी न्यूट्रिशन आता है उससे कुछ मतलब नहीं है वो। हुँ, हुँ, तो इसमें जो 3 तरह की कैटेगरी होती है, एक होती है माइल्ड, एक होती है मॉडरेट और तीसरी कैटेगरी होती है कंप्लीट एट्रोफी। हुँ, हुँ, तो जिसमें माइल्ड एट्रोफी होती है वो थोड़ा जल्दी रिकवरी की तरफ जाती है, हुँ, मॉडरेट थोड़ा और टाइम लगता है और हुँ, जिसमें कंप्लीट एट्रोफी हो जाती है इसका मतलब ये है कि वो पार्ट तो ब्लंट हुआ ही है, साथ में जैसे उस और दूसरा आगे का पार्ट जैसे कि सीलिएक डिजीज़ में क्या होता है, हुँ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है हुँ, ड्यूoडेनम वो अफ़ेक्ट होता है इसमें। हुँ, हुँ, जैसे कि अगर देखा जाए तो पूरे इंटेस्टाइन की जो लेंथ जो है लगभग आप मान के चलिए 6 से 7 मीटर के आसपास होती है। हुँ, लेकिन जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है, ये जो है लगभग आप मान के चलिए कि ये कुछ सेंटीमीटर का ही होता है ये। हुँ, तो अफ़ेक्ट तो वो पार्ट होता है लेकिन उसकी वज़ह से और पार्ट भी जो है इन्वॉल्व होने लगता है हुँ, कंप्लीट एट्रोफी में। तो इसकी रिकवरी थोड़ा टाइम लगता है इसमें। राइट। लेकिन अब मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ, जो आपसे भी लोग पूछते हैं कि साहब गेहूँ तो अब खा नहीं पा रहे हैं, गेहूँ से तो एलर्जी हो रही है, तो फिर हुँ। क्या खाएँ? तो जिसको ये बीमारी होगी उसको क्या आप सजेस्ट करते हैं फिर? इसमें देखिए, इसमें सबसे सिंपल ये है कि इसमें ग्लूटेन फ्री जो है आजकल आटा मार्केट में अवेलेबल है। हुँ, तो इसमें आप ये आटा यूज़ करते हो, साथ में जो है राइस भी यूज़ करते हो। राइस के भी काफ़ी फ़ॉर्म होते हैं, जैसे कि हुँ, राइस में आप खीर बना के खा सकते हो। हुँ, आपके खीर के अलावा जो है आप इसमें जो है पुलाव बना के खा सकते हो, फीके चावल खा सकते हो, मीठे चावल खा सकते हो, साथ में पोहे भी आप खा सकते हो। इसमें जो है ग्लूटेन में जो है गेहूँ और जौ और राई में होता है ये, तो इसके अलावा और जो दूसरे ग्रेन है वो बाकी भी आप मिलेट्स हैं, हाँ। ले सकते हो। हुँ, साथ में सबसे अच्छा आपके पास ऑप्शन रहता है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो आप फिश, चिकन, मटन वगैरह भी आप यूज़ में ले सकते हो। साथ में जो है सारी वेजिटेबल्स हुई, फ्रूट्स वगैरह हुई, ये आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, इनमें ग्लूटेन नहीं होता। तो आप ये डाइट में ले सकते हो। कई जैसे पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि बहुत घबरा जाते हैं अब क्या कि हुआ? सर अब क्या खाएँ हम? हुँ, हुँ, तो हम उनको समझाते हैं कि आप मार्केट की तरफ मत देखिए आप कि हुँ, वहाँ पे क्या-क्या अवेलेबल है। हुँ, क्या ग्लूटेन फ्री आटे से मैगी बन सकती है? क्या उससे पास्ता बन सकता है? क्या उससे बर्गर बन सकता है? क्या ब्रेड बन सकता है? तो आप उनकी तरफ नहीं जाके और जो सिंपल सा फूड है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ये काफ़ी सफिशिएंट है, हुँ, देखा जाए तो। हुँ, क्योंकि आप जो ओट्स ले सकते हो, जिससे कि आपको हुँ, चिल्ला बनाना है, तो आप ओट्स से चिल्ला बना सकते हो आप। राइट। बिल्कुल, हुँ, दलिया खा सकते हो आप हुँ, फ्रूट्स खा हुँ, सकते हो, आप वेजिटेबल्स खा सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, तो चिकन, मटन वगैरह भी आप ट्राई कर सकते हो आप। राइट। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये इस बीमारी की वजह से, सीलिएक डिज़ीज़ की वजह से क्या इंटेस्टाइन आंतों का कैंसर भी हो सकता है? देखिए, मेरे वर्स्ट सिनेरियो में मतलब?
देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो है ये पॉसिबिलिटी कम बनती है। जैसे कि मैंने अभी आपसे बात करी थी कि इंटेस्टाइन ब्लंट हो जाती है। हुँ, ब्लंट का मतलब ये है कि उस पे आप पॉइज़न डालो, आप हुँ, उस पे न्यूट्रिशन डालो, उस पार्ट को कोई मतलब नहीं होता है ये। हुँ, हुँ, जैसे अगर आप थोड़ा डाटा की तरफ जाओगे आप, तो अगर 100 केसेज़ अगर आप कैंसर के डिटेक्ट हो रहे हैं, रिपोर्टेड हो रहे हैं कि 100 केसेज़ है, तो हुँ, इसमें से मात्र 1 से 2 केस ही होगा जो इंटेस्टाइन कैंसर का होगा वो। अच्छा, और इसमें से भी ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जो है, वो किसी सीलिएक पेशेंट को ही हो, वो उसको हुँ, सीलिएक हो, ये हो। तो आप देख सकते हैं कि 100 में से 1-2 होना। अगर ये कैंसर होना इतना ही कॉमन होता, तो ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता है, जो कि फीमेल में मोस्टली होता है वो। लेकिन सीलिएक जो है मेल-फीमेल दोनों में होता है ये। तो आप देख सकते हो कि इसके नंबर कितने ज़्यादा होंगे। हुँ, हुँ, और जो है सिटी में तो क्या है कि इसके टेस्ट काफ़ी ईज़िली अवेलेबल है, हुँ, लेकिन गाँव में अभी भी लोग नहीं जानते। हुँ, जैसे कि मेरा एक फ्रेंड हुआ था पहले स्कूल स्कूल टाइम पे, तो उसको हमेशा धरण की शिकायत रहती थी। धरण में जैसे उल्टी, दस्त वगैरह होना। तो मैंने बाद में एक बार तो रियलाइज़ किया कि यार उसको हो सकता है कि उसको जो है सीलिएक हो। तो हुँ, मैंने उसका टेस्ट कराया जब उसकी एज थी 35 इयर्स ओल्ड। हुँ, 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 तो उसको सीलिएक डायग्नोस हुआ। तो हुँ, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि पिछले वो 35 इयर्स से वो गेहूँ खा रहा था। हुँ, तो अगर जबकि कैंसर गेहूँ होना सूट ही नहीं होता कर रहा तो था। वहीं पे उनको कैंसर हो सकता था उनको। हुँ, हुँ, या आप देख सकते हो कि हॉस्पिटल्स में जो है हुँ, इस कैंसर के बहुत सारे पेशेंट आपको देखने को मिल सकते थे। हुँ, हुँ, तो हुँ, ये इतना कॉमन नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग इतना नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन जैसे किसी पेशेंट को अगर सीलिएक हो, सीलिएक के साथ कॉन्स्टिपेशन हो, तो हो सकता है कि आगे जाके ये कैंसर का रूप ले। लेकिन जनरल तौर पे बहुत मुश्किल है कि किसी को सीलिएक हो और उसको वो के आगे जाके कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन मैं आपकी इसी बात को कहना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हो कि आपके फ्रेंड को जो है पता नहीं था, 35 साल का वो हो गया तब पता चला हाँ जी। डायग्नोज़ हुआ कि सीलिएक डिज़ीज़ है। लेकिन जो देखने वाले हैं उनको स्पेशली हम बताना चाह रहे हैं कि अगर गेहूँ से आपको एलर्जी हो रही है तो आप एक बार जाकर के जो सिम्पटम्स बताए डॉक्टर साहब ने आप कंसल्ट कीजिए, इनसे कंसल्ट कीजिए और एक्सपर्ट्स उनसे कंसल्ट कीजिए, लेकिन कीजिए इससे पहले कि बीमारी बड़ी हो जाए। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मेरे मन में भी सवाल लोगों के भी होगा कि ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है इसका? मतलब वर्स्ट सिनेरियो में भी और जहाँ पर बीमारी उतना बड़ा रूप नहीं ले पाई उस सिनेरियो में? जैसे कि इसमें 3 तरह की एट्रोफी होती है, माइल्ड, मॉडरेट और कंप्लीट। माइल्ड एट्रोफी को आप रिपोर्ट ब्लड रिपोर्ट के रूप में कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें जो टीटीसी लेवल होता है वो लेस देन 50 होता है। दूसरी कैटेगरी होती है मॉडरेट जिसमें टीटीसी लेवल आपका 50 टू 100 होता है और तीसरी कैटेगरी होती है कंप्लीट एट्रोफी जिसमें आपकी इंटेस्टाइन पूरी तरह से ब्लंट हो जाती है। तो उसमें आप ब्लड रिपोर्ट कराते हो तो वो आपका मोर देन 100 आता है इसमें। तो जिसमें माइल्ड एट्रोफी है, जिसमें टीटीसी लेवल आपका लेस देन 50 आया हुआ है, तो उसमें पॉसिबिलिटी काफ़ी बन जाती है। जैसे कि इस तरह के पेशेंट हमारे 1 साल से 1.5 साल में पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है मॉडरेट जिसमें कि टीटीसी लेवल 50 टू 100 रहता है। तो ऐसे इस तरह के पेशेंट हमारे 2 से ढाई साल में ठीक होने की संभावना रहती है। तीसरी कैटेगरी आती है कंप्लीट एट्रोफी जिसमें कि टीटीज़ लेवल आपका मोर देन 100 होता है। तो इन पेशेंट की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम होती है क्योंकि इसमें इंटेस्टाइन ब्लंट ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप इस तरह के पेशेंट को आप देखोगे तो बिल्कुल लीन थिन होगा, हाइट भी बहुत कम होगी, हीमोग्लोबिन भी बहुत कम होगा और उनका जैसे आपने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया था कि मन नहीं करना, तो उसमें वो इसी तरह के भाव आने लगते हैं उसमें कि जैसे फूड को देखते हैं और ग्लूटन को देखेंगे वैसे उल्टे का मन करेगा। हुँ, मतलब हुँ, उसकी स्मेल से भी उनको दिक्कत आने लगेगी। हुँ, हुँ। जैसे कंज़्यूम करेंगे वैसे उल्टे हो जाएगी या लूज़ मोशन हो जाएँगे। तो ऐसे पेशेंट को ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक वो भी होते हैं, ऐसा नहीं है लेकिन इसमें टाइम पीरियड ज़्यादा लग जाता है इसमें। हुँ, इसमें आप मोर देन 2 ईयर आप मान के चलिए। ऐसे पेशेंट ठीक हुए हैं हमारे जिनकी कंप्लीट एट्रोफी हुई है, जिनका टीटीज़ लेवल मोर देन 100 रहा है। 800 वाले भी ठीक हुए हैं लेकिन उनको टाइम ज़्यादा लगा है उनका। उनको 3 साल भी लगा किसी पेशेंट को, किसी को 4 भी लगे, किसी को 5 भी लगा है। अगर पेशेंट पूरा संयम रखते हैं, पूरा टाइम देते हो तो ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है होम्योपैथी पद्धति से। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सीलिएक डिज़ीज़ के जो पेशेंट्स हैं, उनका नंबर आजकल बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा लगता है कि काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न्स आपको समझ में आते हैं और किस रेशियो में आप इस नंबर को देखते हैं? अगर रीज़न की बात करें तो इसमें क्या है कि सीलिएक डिज़ीज़ जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ीज़ है इसमें। जैसे कि मेनली जैसे ये डिज़ीज़ तब होती है जैसे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये। तो हुँ, इसमें किसी को अगर पेरेंट्स में किसी को डायबिटीज़ है, थायराइड है, अस्थमा है या किसी भी तरह की एलर्जी है जैसे कि डस्ट एलर्जी, स्किन एलर्जी, तो उनके बच्चे को होने के काफ़ी चांसेस बन जाती है। हुँ, साथ में मदर का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, प्रेगनेंसी वाला टाइम जो 9 महीने का जो टाइम रहता है वो काफ़ी प्रीसियस टाइम रहता है वो। हुँ, लेकिन क्या होता है कि आज का सिनेरियो ऐसा है कि जैसे फीमेल अगर प्रेग्नेंट होती है तो वो अपने आप को बीमार मानना स्टार्ट कर देती है। हुँ, मतलब नो एक्टिविटी, नो फूड कंजप्शन। हुँ, तो इस तरह का जैसे किसी फीमेल को अगर
जैसे आपने पहले कभी सुना होगा आपने हुँ। कि माँ जो खाती है प्रेगनेंसी में बच्चा वो सब फूड लेता है वो। हुँ। जैसे कि सिर दर्द हुआ, सिर दर्द की दवा मदर ने खाई तो बच्चे ने भी कंज़्यूम कर ली। डायबिटीज़ की, थायराइड की, अस्थमा की अगर वो मेडिसिन कंज़्यूम कर रहे हैं वो तो बच्चे को भी चांसेस है कि उस तरह की उनको बीमारी डेवलप हो। साथ में फूड का बहुत बड़ा रोल रहता है इसमें। अगर आपने जो है अगर प्रेगनेंसी के टाइम अगर आपने अल्कोहल कंज़प्शन ज़्यादा किया है आपने हुँ। या आपने मैदा ज़्यादा कंज़प्शन किया है या आपने बिल्कुल भी डाइटरी मैनेजमेंट बिल्कुल पुअर रखा, जैसे कि सिर दर्द की कंडीशन में अपने सिर दर्द को आप कंडीशन में आपने अगर मेडिकेशन ज़्यादा कर लिया आपने, पेट दर्द की कंडीशन में जैसे कि लेबर पेन होता है, तो लेबर पेन बेसिकली जो है सहन करने वाला होना चाहिए वो। लेकिन हल्का-सा लेबर पेन होते ही वो मेडिकेशन खाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि उनको आयरन, कैल्शियम उनको डाइट के थ्रू ही इम्प्रूव करना होता है, लेकिन उसके लिए वो मेडिसिन लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न जाके और कहीं सीलिएक के रूप में आके नज़र आ जाता है ये। राइट, और रेशियो की मैं बात कर रहा था कि रेशियो किस में ऐसा हुँ, है कि जैसे कि सब जगह जो है लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस इतनी एडवांस नहीं है। एडवांस नहीं है, हुँ। तो जहाँ पे डॉक्टर अगर देख लेता है जैसे पेशेंट आया, जैसे कि अभी बात करें अगर 100 पेशेंट अगर जो है पेट की बीमारी के अगर डायग्नोस कराते हैं, तो उसमें से 10 पेशेंट को जो है सीलिएक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं ये। राइट। लेकिन जो है इसको थोड़ा ज़्यादा लेके चल सकते हैं क्योंकि काफ़ी पेशेंट जो है इन्वेस्टिगेशन करा नहीं पाते। हुँ, लैकिंग ऑफ नॉलेज डॉक्टर, पेशेंट पता ही नहीं है। हाँ, हुँ, तो वो जो है काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलते रहते हैं, जैसे पेट दर्द हुआ तो पेट दर्द की मेडिसिन ले ली, इंडाइजेशन हुआ, एसिडिटी हुआ, हुँ, किसी की जो है हीमोग्लोबिन की कमी हुई तो हीमोग्लोबिन की मेडिसिन खा के और वो हुँ, अपना काम चलाते रहते हैं वो। हुँ। राइट, तो बेसिकली आपको जो टेस्ट करवाना चाहिए, डायग्नोज़ करवाना चाहिए, पता करवाना चाहिए कि कहीं आपको सीलिएक डिज़ीज़ तो नहीं है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम आज होम्योपैथी रिसर्च सेंटर आप चलाते हैं, गंगवाल होम्योपैथी रिसर्च सेंटर। होम्योपैथी के जो स्टूडेंट्स अगर ये इंटरव्यू देख रहे हैं, होम्योपैथी में क्या आपको एडवांसमेंट आगे दिखते हैं? होम्योपैथी ऐसी पद्धति है, जिसमें ऐसी बीमारियों का इलाज करने का स्कोप है, जिसका आप इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करा सकते आप। हुँ, ऐसी बीमारी होती है जो आप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं तो बिल्कुल एकदम नॉर्मल आता है। आजकल आप बात करें ऑटिज़्म की, हुँ, आईटीपी की, हुँ, आईटीपी जिसमें कि प्लेटलेट्स डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। हुँ, बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो ये इस तरह की बीमारियाँ हैं जिसका कहीं भी इलाज नहीं है। हुँ, तो होम्योपैथी में काफ़ी स्कोप है और इस तरह की बीमारियाँ जो है काफ़ी आजकल आने वाली है क्योंकि आपका डाइटरी मैनेजमेंट जो है आपकी काफ़ी पुअर है। हुँ, तो होम्योपैथी में काफ़ी इसका स्कोप है और हर स्टूडेंट अपना टारगेट बना के चले कि मुझे इस बीमारी पे काम करना है, मुझे माइग्रेन पे काम करना है, मुझे इन्फर्टिलिटी पे काम करना है, मुझे पीसीओडी पे काम करना है या मुझे इस तरह की जैसे थायराइड, डायबिटीज़, अस्थमा इस तरह की बीमारियों पे काम करना है, तो इसमें काफ़ी सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि ये पद्धति जो है इन बीमारियों का जड़ से इलाज करती है, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो ये काफ़ी अच्छा स्कोप है ये इसमें। इस गपशप के हम आखिरी राउंड में आ चुके हैं और आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि बतौर डॉक्टर, बतौर आप जो है विशेषज्ञ हैं, इतने सारे पेशेंट्स को ठीक करते हैं। आई एम श्योर कि बहुत सारे जो मरीज़ हैं वो खुश होकर के गए, लेकिन कभी कोई ऐसा पल आया कि आपको लगा अंदर से कि यहाँ जो है कुछ मामला बन नहीं पाया, निराशा आपको जो है ऐसा मिली? बिल्कुल ये मेडिकल साइंस है और इसमें 100% जो है सक्सेस होना मुश्किल है। मेरे साथ भी काफ़ी बार ऐसे पल आए हैं। जैसे मैं एक आपको वाक़या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। एक मॉर्निंग का टाइम था, एक पेशेंट का मेरे पास कॉल आया कि सर हमने रिपोर्ट कराई है और रिपोर्ट जो है पहले नेगेटिव थी। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लेस देन 20 होना चाहिए, तो उनकी रिपोर्ट लगभग 2-3 के अराउंड थी। लेकिन जैसे उन्होंने ग्लूटेन कंज़्यूम किया, विदिन अ मंथ उनका 800 पे पहुँच गया। हुँ, और वो मुझे मेरे से आर्गुमेंट करने लगे, सर ऐसा थोड़ी होता है, जब इनिशियल में आए थे तभी हमने बोला था कि सर ठीक नहीं होता और आप तो पागल बना रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन करने लगे मेरे से। हुँ, फिर उसी टाइम आधे घंटे बाद फिर वापस से कॉल आया कि सर जैसे ही बच्चे ने ग्लूटेन कंज़्यूम किया किसी दूसरे पेशेंट का और सर उसको उल्टी दस्त होना स्टार्ट हो गई और वो रुक नहीं रहे। एलोपैथी दवा ले ली लेकिन फिर भी रुक नहीं रहे और आपने जो दवा बताई थी रिपीट हम वो कर रहे हैं लेकिन आराम पड़ नहीं रहा और हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो मैं काफ़ी निराश हो गया कि मेरे हज़ारों की संख्या में पेशेंट ठीक हुए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो किसी कारणवश ठीक हो गए हों, क्योंकि ठीक होने होते तो ये पेशेंट भी ठीक होते। तो मेरे साथ इस तरह का वाक़या नेगेटिव हुआ, इमोशन आ गया। लेकिन उसी टाइम हुँ, जैसे ही टाइम आगे बढ़ता गया, वैसे ही मेरे पास कुछ पेशेंट जैसे मैं क्लिनिक पे जैसे ही बैठा तो 3-4 पेशेंट मेरे पास रिपोर्ट लेके आए, जो हुँ, कि पिछले 2-3 साल से चल रहे थे। हुँ, उन्होंने साथ में मिठाई भी लेके आए। मैंने कहा, "सर देखो रिपोर्ट ठीक आ गई।" क्या और बात ये है! एक रिपोर्ट नहीं है सर, हमने 3 लेबोरेटरी में चेक करा चुके हैं, तीनों में ये नेगेटिव आया और पिछले 3 रिपोर्ट जो है
पिछले 3 महीने से रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है क्या बात और ये इस तरह के मुझे 3-4 पेशेंट मिल जाते हैं, तो मुझे वहीं से कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, उनको और टाइम की ज़रूरत है। हुँ, उनको और टाइम की ज़रूरत है, उनमें और टाइम लगेगा। पेशेंट सारे ठीक होंगे, लेकिन सबका पेशेंस टाइम लगेगा। पीरियड हुँ, अलग है, पेशेंस का पार्ट है, ये पेशेंस हुँ, रखना पड़ेगा इसलिए। हुँ, हुँ, हो सकता है कि जैसे मैंने ग्लूटेन के लिए बोला हो, ग्लूटेन के रूप में जैसे कि मैंने बताया था आपको हुँ, कि ग्लूटेन में अगर आप आटा लेते हो, तो हुँ, बॉडी में वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा, ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगा। हुँ, लेकिन आपने मैदा अगर खाना स्टार्ट कर दिया, हुँ, तो मैदा के भी अपने सिम्पटम्स होते हैं। राइट। ब्लोटिंग होना, हुँ, लूज़ मोशन होना, हुँ, पता नहीं किस क्वालिटी का उन्होंने मैदा कंज़्यूम किया है। तो उतार-चढ़ाव आते हैं हुँ। और उतार-चढ़ाव के साथ बीमारी आराम से ठीक होती है। बिल्कुल, तो डॉक्टर साहब जो है वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर डॉक्टर की लाइफ़ में ऐसे पल आते हैं, जब पेशेंट जो है कई बार गुस्सा हो जाते हैं, थैंक यू कहने की जगह बहुत कुछ कहने लगते हैं। लेकिन वैसे पेशेंट्स भी होते हैं जो आकर के धन्यवाद देते हैं, मिठाई लेकर आते हैं, गिफ्ट लेकर आते हैं और छोटे-छोटे बच्चे जो चॉकलेट लेकर आते हैं कि अंकल आपकी वजह से जो है अब मैं गेहूँ की रोटी खा पाऊँगा। सो आपकी जर्नी में आपने ऑनेस्टली मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने ऑनेस्टली जो है सारी बातें की, सब कुछ जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर किया। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर डीएल गंगवाल साहब। और आपने जैसा बचपन से चाहा था कि मैं एक ऐसी बीमारी का उपचार करूँ, जिसके बारे में लोगों को कम पता है लेकिन लोग परेशान हो रहे हैं, तो आप ऐसे पेशेंट्स का लगातार जो है ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं। आगे भी आप करते रहें, बहुत लोग जो हैं आपके पास जो भी आएँ बीमारी लेकर के सब स्वस्थ होकर के जाएँ, ऐसी हमारी मंगल कामना है। थैंक यू। थैंक यू।